Once again, good morning to all my dear friends. As you all know, I am here with another video of chapter 1 of class 6. क्योंकि इससे पहले मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ जिसमें हमने हिमालय और हम जो कविता है उसका आधा भावार्थ किया था, और उसके आगे के लिए मैंने आपसे बोला था कि एक दूसरी वीडियो मैं आपके लिए तैयार करके अपलोड करूँगी। तो उसके आगे का जो हिस्सा है वो यहाँ मैंने रिकॉर्ड किया है, और इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपको अपनी नोटबुक्स में कॉपीज़ के अंदर क्या लिखना है और क्या नहीं, और कैसे आप अपना काम करोगे अपने स्कूल के लिए जो आपने नोटबुक बनाई है उसमें। ओके, तो लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बिकॉज मैंने लास्ट में सारा आपको तरीका बताया है कैसे आपको काम करना है, कितना करना है और क्या नहीं करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारी जो कविता रह गई थी उसका आधा हिस्सा जो हमने छोड़ दिया था। अगली पंक्तियाँ। इसकी छाया में रंग गहरा है, देश हरा प्रदेश हरा, हर मौसम है संदेश भरा, इसका पदतल छूने वाला वेदों की गाथा गाता है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। जो मैंने पहले आपको वीडियो में समझाया था उसमें क्या था कि हिमालय और भारत के आपस में जो रिश्ते हैं, संबंध हैं, वो कैसे हैं। उसमें बताया था कि हिमालय को पर्वतों का राजा कहा जाता है और क्यों कहा जाता है। उसके बाद ये भी बताया था कि उसके साए में भारतवासी कैसा महसूस करते हैं। फिर आगे बताया कि हिमालय पर जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तो वो कैसी नज़र आती हैं, सुबह और शाम कैसी हैं। उसके बाद आगे क्या बताया है कि इसकी छाया में रंग गहरा है, देश हरा प्रदेश हरा, यानी इसकी जो छाया है, इसके साए में जो भारत देश है वो कैसा है, उसका रंग गहरा है और वो हरा भरा है, चारों तरफ हरियाली है। क्यों है? क्योंकि हिमालय पर बर्फ होती है, आपको पता है बर्फ जमती है वहाँ पर, बहुत मौसम ठंडा रहता है, और वही बर्फ जब पिघलकर मैदानी क्षेत्रों में आती है तो वो नदियों का रूप लेकर आती है। वो पानी पूरे वर्ष हमारे देश को, वो नदियाँ जो वहाँ से आती हैं वो हमारे देश को सींचने का काम करती है। तो जो भी प्राकृतिक वन है वो सारे उसी की वजह से हरे भरे रहते हैं। यहाँ पर आप देखोगे हमारे देश में हरियाली आपको नजर आएगी, और सिर्फ देश नहीं, देश का हर एक हिस्सा आप कह सकते हो प्रदेश, प्रदेश यानी राज्य, देश प्रदेश जो है भारत का वो हरा भरा रहता है। क्यों? क्योंकि हिमालय है जो हमारा जीवन यापन करने के लिए वहाँ पर खड़ा हुआ है, हमारी मदद करने के लिए वो हमेशा तैयार खड़ा है। हर मौसम है संदेश भरा, हर मौसम आपको जानकारी होगी, पढ़ा होगा आपने किसी दूसरे विषय के अंदर भी आपको ये चीज़ें आती हैं कि मौसम कितने प्रकार के हैं। हिंदी में भी हमने आपको कई बार समझाया है। तो भारत के अंदर आप देखोगे ग्रीष्म कालीन मौसम है, उसके बाद आपका शीत काल होता है, फिर आपका वर्षा ऋतु भी भारत में आप देखते हो, वसंत ऋतु भी यहाँ देखते हो। तो ये सारे जो है ये मौसम आते जाते रहते हैं पूरे साल। आप देखते हो एक मौसम आया, दूसरा चला गया, फिर दूसरे मौसम ने उसकी जगह ले ली। तो हर मौसम में ये एक नया संदेश देता है। तो जब आप देखोगे वहाँ हिमालय को, तो गर्मियों में एक अलग वो आपको संदेश दे रहा है, वहाँ आपको चारों तरफ पेड़ नज़र आएंगे हरे भरे। सर्दियों में आपको सिर्फ बर्फ की चादर नज़र आएगी। तो हर एक मौसम वहाँ पर आपको एक संदेश नज़र आता है, देता हुआ नज़र आएगा वहाँ पर, और अलग अलग प्रकार का संदेश आपको मिलेगा। वो संदेश क्या है? वो ये है कि हमें हर एक स्थिति में, चाहे वो आपके विपरीत है या नहीं है, आपको हर एक स्थिति में अपने आप को कैसे ढालना है, उन चुनौतियों का कैसे सामना करना है जो आपके जीवन में आती हैं। उसके बाद है इसका पद तल छूने वाला वेदों की गाथा गाता है। पद
पैर, तल, तल मतलब उसका निचला हिस्सा जो होता है, आप तलवे भी बोल सकते हो। तो पैरों को जो छूते हैं जो लोग, वो क्या करते हैं, वेदों की गाथा गाते हैं। कैसे? जो ऋषि मुनि हैं वो वहां जाते हैं, और ऐसा नहीं है ऋषि मुनि जाकर उसके शिखर पर बैठे हैं, चोटियों पर बैठे हैं तब तपस्या कर रहे हैं। वो नीचे का जो हिस्सा है हिमालय, क्योंकि बहुत विस्तार रूप में फैला हुआ है, तो जब वो वहां जाते हैं उन्हें शांति का एहसास होता है, और उस शांति में वो क्या करते हैं, वेदों की गाथा गाते हैं। क्योंकि हमें हर एक चीज के लिए एक माहौल की जरूरत होती है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको एक माहौल चाहिए पढ़ाई का। ऐसा नहीं कि आप एक टीवी भी चल रहा है, वहां पर म्यूजिक भी चल रहा है, पार्टी हो रही है और आप सोचो वहां पर आप किताबें लेकर बैठोगे, तो थोड़ा वो मुश्किल है वो काम। तो हर एक काम के लिए आपको एक माहौल की जरूरत होती है। इसी प्रकार वेदों की गाथा जब हम गा रहे हैं, वेदों का उच्चारण जब हम कर रहे हैं, उनको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो फिर उसके लिए आपको ऐसे माहौल की ज़रूरत है। वो माहौल आपको हिमालय पे ही मिलता है, शांति, और आपको प्रकृति की आपको आभा नजर आएगी, वहां पर सुंदरता आपको प्रकृति की नजर आएगी, जो आपके मन और हृदय को पूरी तरह से पवित्र कर देती है। तो जो हिमालय जाता है तो वहां पर क्या करता है, वो वेदों की गाथा गाता है, क्योंकि वहां इतनी शांति होती है कि आपका जो मन है वो शांत हो जाता है, सारी परेशानियों से मुक्त हो जाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। ये पंक्ति मैंने आपसे पहले भी बोला था कि आपको मिलेगी, ये हर पद के अंत में मिल जाएगी, क्योंकि यही आपकी जो कविता का मुख्य सार है। तो यहाँ भी वैसे ही आई है, गिरिराज पर्वतों के राजा जो हिमालय है, उनसे भारत का कुछ इस प्रकार का रिश्ता है, ये विशेषता है उसकी भारत के साथ, ऐसे वो संबंधित है भारत के साथ। जैसा ये है अटल अडिग अविचल, वैसे ही हैं भारतवासी। अब देखिए ये जो एक पंक्ति है कहने के लिए, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं। क्या? जैसा ये है अटल अडिग अविचल। अटल मतलब खड़ा हुआ, हिले ना अपनी जगह से। अडिग अड़ा हुआ, है ना, लगभग एक जैसे से समान अर्थ लगेंगे आपको, लेकिन अलग अलग शब्द हैं अलग अलग अर्थ को लेकर। अविचल जिसको हिलाया नहीं जा सकता, वैसे ही है भारतवासी। अटल है, अडिग है, अविचल है। कुल मिला के अगर इन तीनों शब्दों की बात की जाए तो इन तीनों शब्दों का जो अर्थ आ रहा है वो क्या है कि हिमालय अटल है, उसको अपनी जगह से कोई हिला नहीं सकता। अडिग है, अड़ा हुआ है अपनी बात पर, जैसे जिद्दी कोई इंसान, कोई बच्चा खड़ा होता है कि मुझे यही चाहिए यही चाहिए, ऐसे ही वो एक जिद पर अड़ा हुआ है। अविचल जिसको हिलाना मुश्किल है अपनी जगह से। तो वैसे ही भारतवासी हैं। कैसे हैं? क्योंकि अगर भारतवासियों ने ये ठान लिया कि हमें किसी बुराई का नाश करना है, हमें अपने इस लक्ष्य को पाना है, तो हम उस चीज को पाकर रहते हैं। ऐसे ही हिमालय है, वो अपने एक लक्ष्य को लेकर खड़ा हुआ है कि मुझे भारत की रक्षा करनी है, मुझे भारत को सुरक्षित रखना है, मुझे भारत को हरा भरा रखना है, जिससे वो प्रगति कर सके। तो ऐसे ही भारतवासी हैं, और वही स्वभाव हिमालय का है कि भारतवासी भी कोई काम अगर करने की ठान ले तो उसको पूरा करते हैं। है अमर हिमालय धरती पर, तो भारतवासी अविनाशी। अगर धरती पर हिमालय को अमर कहा जाता है, अमर इसलिए क्योंकि इंसान तो एक बार को मरते हैं फिर जन्म लेते हैं, लेकिन जो हिमालय है वो अमर है, उसको खत्म करना मुश्किल है। अगर हिमालय खत्म हुआ तो मान लीजिए धरती पर कुछ ऐसी आपदा आई जिससे वो उसका विनाश होगा। तो अगर हिमालय को हमने अमर बोला है, तो भारतवासी जो हैं, भारत के जो निवासी, भारत के जो लोग हैं, वो भी अविनाशी है। उनका भी विनाश करना, उनको खत्म करना भी मुश्किल है, बहुत कठिन है उनको भी खत्म करना, क्योंकि हम सभी अपनी जान की बाजी लगाकर अपने देश के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। जैसे आप अभी भी देख रहे हो,
लॉकडाउन चल रहा है, तो भारत का हर एक मनुष्य, हर एक कस्बा, हर एक प्रदेश, हर एक राज्य, हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि किसी तरह ये जो आपदा है हमारे ऊपर से, ये जो मुश्किल घड़ी आई है, किसी तरह ये खत्म हो जाए। तो जो भारतवासी हैं उनका भी विनाश करना, उनको खत्म करना भी मुश्किल है। कोई क्या हमको ललकारे, हम कभी ना हिंसा से हारे, दुख देकर हमको क्या मारे, गंगा का जल जो भी पी ले वह दुख में भी मुस्काता है। अर्थात कोई हमको क्या ललकारे, मतलब कि हमको कोई ललकार के क्या करेगा। कोई हमें चुनौती दे रहा है तो वो ये ना समझे कि हम डर जाएंगे, क्योंकि हम कभी भी लड़ाई से पीछे नहीं हटते। हम सामने से नहीं किसी चीज का हिंसा में शामिल होते हैं, लेकिन अगर हमें कोई ललकारता है, चुनौती देता है, चैलेंज देता है, ललकारना चुनौती देना, तो हम कभी भी हिंसा से नहीं हारते, यानी हम पीछे नहीं हटते। हम लड़ाई से, अपने आत्मसम्मान की लड़ाई से पीछे नहीं हटते। दुख देकर हमको क्या मारे, वो क्या सोचते हैं कि मतलब हिंसा से दुख देंगे हमें, हमें डरा देंगे, तो ऐसे अगर वो हमें सोच रहे हैं कि हम मर जाएंगे, हमारा खात्मा हो जाएगा, तो वो उनकी भूल है। गंगा का जल जो भी पी ले, जो भी पी ले वह दुख में भी मुस्काता है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। यानी हमारे देश में जो गंगा जल है, गंगा नदी है, वो इतना पवित्र है कि उसको पीने से मात्र से ही हमारे जितने भी दुख हैं वो हमें लगते हैं जैसे खत्म हो गए हैं, और हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। हमें ऐसी अनुभूति होती है कि सब इस जल ने हमारे सारे दुखों को खत्म कर दिया है। तो गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ इस प्रकार का नाता है। टकराते हैं इससे बादल तो खुद पानी हो जाते हैं, तूफान चले आते हैं तो ठोकर खाकर सो जाते हैं। अर्थात टकराते हैं इससे बादल, क्योंकि हिमालय बहुत ऊंचाई है उस शिखर की, उसके पर्वत की, उसकी चोटियों की, तो जब बादल इससे टकराते हैं, सीधी सी बात है, जब आप पहाड़ों पे देखोगे तो बादल आपको नीचे नजर आएंगे, क्योंकि वो उनकी ऊंचाई इतनी नहीं होती है, वो हवा के साथ उड़ते हुए एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। तो जब बादल इससे टकराते हैं, हवा के साथ जब आते हुए इससे टकरा जाते हैं, तो खुद पानी हो जाते हैं, यानी खुद बरसने लगते हैं। टकराएंगे, उनमें पानी है, तो वो जो पानी है वो धरती पर वर्षा के रूप में आता है। तो जब इससे बादल टकराते हैं, यानी कोई भी आफत इससे टकराने की कोशिश करती है, तो वो खुद ही पानी बन जाता है। तूफान चले आते हैं तो ठोकर खाकर सो जाते हैं, और कोई तूफान आता है तो इतना विशाल, इतना महान है हिमालय कि ऐसा लगता है कि कोई मनुष्य ठोकर खा रहा हो और आराम से शांत हो गया हो। तूफान जब इससे टकराएगा तो वो पता नहीं चलेगा कि कोई तूफान आया भी था, क्योंकि वो तूफान इस विशाल महान हिमालय के सामने बहुत छोटा नजर आता है। तो वो कैसा नजर आएगा, जैसे ठोकर लग गई हो तूफान को, और वो ठोकर लगकर वो शांत हो गया और सो गया हो। जब जब जनता को विपदा दी, तब तब लिखले लाखों गांधी। जब जब हमारे देश में, हमारे लोगों पर कोई विपदा आई है, तो विपदा, मुसीबत, तो तब तब क्या हुआ है, लाखों गांधी जी हमारे देश में उत्पन्न हुए। यानी अर्थात जो गांधी जी हैं, गांधी जी किस लिए जाने जाते हैं कि अहिंसा के लिए, उनके उसूलों के लिए, कि उन्होंने सत्य के मार्ग पर चलकर हमारे देश को आज़ादी दिलाई, हमारे देश के लिए वो लड़े। तो जब भी हमारे देश पर ऐसी कोई मुसीबत आती है तो क्या होता है कि लाखों, एक दो या चार नहीं, लाखों की संख्या में गांधी जी अपना अस्तित्व दिखाते हैं कि हाँ, हम आज भी सभी के लिए खड़े हैं यहाँ पर उनकी रक्षा के लिए। गांधी जी स्वयं नहीं आते हैं, ऐसा नहीं है कि वो दोबारा से जन्म लेंगे, लेकिन उन्हीं की तरह लोग अपने देश के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए हमेशा खड़े हुए हमें किसी ना किसी रूप में दिखाई देते हैं। तो इस धरती पर, हमारे देश पर, यदि कोई, हमारे देश में किसी भी जगह आपको ऐसी कोई मुसीबत दिखाई देती है, तो लाखों गांधी हमारे देश में आज भी जीवित है, किसी ना किसी रूप में वो हमारी सहायता के लिए खड़े मिलते हैं। तलवारों से टूटी आंधी, इसकी छाया में तूफान
चिरागों से शर्माता है, गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। तलवारों से टूटी आंधी, यानी लड़ाई होती है, युद्ध आपने देखा होगा, फिल्मों में भी आप देखते हो फिल्म्स, तो उसमें नजर आता है आपको। तलवारों से टूटी आंधी, जब युद्ध होता है तो तलवारें टूटती हैं। तलवारें कब टूटती हैं? जब सामने वाला हार रहा है। तो जो तूफान है वो कैसे वापस लौटता है? ठोकर खाकर। और जो आंधी है, आंधी यानी मुसीबत के लिए ही प्रयोग किया गया है, विपदा के लिए ही प्रयोग किया है, समस्याओं के लिए ही इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर। तो आंधी, वो उसका कैसा रूप हो जाता है, उसका स्वरूप कैसा बन जाता है? जैसे तलवार हो वो कोई और वो टूट गई हो, हार गई हो, है ना। तलवार टूट गई तो मतलब आप हार गए। ऐसे ही आंधी जब टकराती है तो वो कैसी हो जाती है? जैसे तलवार टूट जाती है, उस प्रकार उसकी हालत हो जाती है। इसकी छाया में तूफान चिरागों से शर्माता है। इसकी छाया में यानी हिमालय के साए में जो तूफान है वो चिरागों से शर्माता हुआ नजर आता है। चिराग कहने के लिए बहुत छोटा सा एक शब्द है चिराग। चिराग आपने देखा होगा, दिया, उसके लिए इस्तेमाल किया गया है, उसके लिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया गया है। तो इसकी छाया में तूफान, तूफान एक बहुत बड़ा रूप है, भयंकर रूप है प्राकृतिक विपदा का। वो कैसा नजर आता है? चिराग के सामने जैसे वो शर्मा रहा हो, शर्मा रहा हो यानी उसको हिचक हो रही हो उससे टकराने में। तो हिमालय जो है वो भारत पे इस प्रकार का साया अपना उसने कायम किया हुआ है कि कोई भी मुसीबत होती है वो हर एक मुसीबत को छोटा करके, आसान करके और हमारे लिए चुनौतियों का सामना करने के लिए कुछ ना कुछ संदेश हमें देकर जाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। गिरिराज हिमालय का, पर्वतराज हिमालय का भारत से कुछ इस प्रकार का संबंध है। तो ये इसकी अंतिम पंक्तियां थी इस कविता की। आशा है कि आपको ये पूरी अच्छी तरह से समझ आ गई होंगी। और अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको लिखना क्या क्या है, होमवर्क के लिए आपको क्या क्या लिखना है जो आपका गृह कार्य होगा। अब एक नोटबुक बनाओगे अपने लिए। अगर आपने कॉपीज नहीं खरीदी हैं, किसी कारण नहीं है आपके पास, तो आप किसी पुरानी कॉपी में भी ये काम कर सकते हो फर्स्ट टर्म के लिए। उसमें आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है शब्दार्थ, इस कविता के शब्दार्थ आपको लिखने हैं। उसके बाद आपको लिखना है कवि परिचय। कवि परिचय के बाद, जिसको हम कहते हैं जीवन परिचय, उनकी जीवनी। उसके बाद आपको तीसरा काम क्या करना है अपनी नोटबुक के अंदर? व्याख्या। अच्छा, व्याख्या मैं आपको लिख कर दे रही हूँ इस वीडियो के अंदर, उसकी फोटो मैंने भेजी है इसमें। तो आप वहां से देखकर एज इट इज उसको उतारोगे, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। अपनी तरफ से कोई चीज लिखते हो तो वहां पर आप उसके अंदर बदलाव कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद जो इस पाठ के अंदर, इस कविता में जो भी अभ्यास कार्य है पीछे की तरफ, आपने देखा होगा हर पाठ में होता है, वो आपका मूल्यांकन कार्य होगा। मतलब कि आपको वो खुद करना है, खुद से उसको सॉल्व करना है। कोशिश कीजिएगा कि जो मैंने आपको पढ़ाया उसके आधार पर उन प्रश्नों का हल आप निकालें, खुद निकालें, स्वयं निकालें। अपने पेरेंट्स का आपको तब हेल्प लेनी है जब आपको कोई क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आ रहा है। उसके बाद भी अगर कोई एक आध प्रश्न आपका रह जाता है तो फिर जब भी स्कूल रीओपन होंगे तो मैं वहाँ पर आपको उसको समझा दूंगी, क्योंकि एक बार रिवीजन तो हमें फिर भी लेना ही है। ये जितने भी चैप्टर्स आपको हम वीडियो में दे रहे हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ आपको वीडियो दे दी तो स्कूल में हम दोबारा इसको डिस्कस नहीं करेंगे। एक बार स्कूल में हमें इसको ज़रूर, इस पर हम बात करेंगे, चर्चा होगी, रिवाइज करेंगे। जो भी आपने काम किया है उसको देखा जाएगा। बात रही कठिन शब्द की, तो कठिन शब्द आपको अपने आप तैयार करना है, क्योंकि आप क्लास 6 में आ गए हो। तो यहाँ आपका पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाता है एग्जाम्स का। जो हम आपको लिखवाते थे जैसे क्लास 5 के अंदर, ऐसे यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ हर एक पार्ट के पीछे कुछ शब्द दिए गए हैं, श्रुतलेख शब्द, वो आपके कठिन शब्द हैं। वो कॉपी में नहीं लिखने, आपको उनका अभ्यास करना है। और उसके अलावा भी जो आपके शब्द हैं कविता के अंदर,
वहाँ भी आप जब उसको पढ़ोगे, कविता वाचन करोगे, तो वहाँ उसको रेखांकित करते जाओगे, अंडरलाइन करते जाओगे, फिर उनका आपको अभ्यास करना है। क्योंकि क्लास 6 में आ गए हो तो कहीं से भी कोई भी शब्द आपके लिए कठिन शब्द के तौर पर आपके परीक्षा के लिए आ सकता है। तो इस बात के लिए मत रुकिएगा कि मैम आपको लिखवाएंगी तभी आप उसको प्रैक्टिस करोगे। ओके, तो क्लियर हो गया होगा आपको कि कैसे करना है। ध्यान रखिएगा, जो मैंने बताया है पूरा आपको वैसे ही करना है। अपनी तरफ से ज़्यादा उसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। व्याख्या मैंने आपको दे दी है, यही व्याख्या आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखनी है। शब्द अर्थ, कवि परिचय और व्याख्या, ये आपका नोटबुक का काम होगा। कठिन शब्द नोटबुक में लिखने की ज़रूरत नहीं है, उसका सिर्फ अभ्यास करना है जब आप कविता पढ़ोगे वहाँ से, और कविता के पीछे जो शब्द है वहाँ से। इसी के साथ ये वीडियो मैं ख़त्म करूँगी यहाँ पर। अगली वीडियो में दूसरा चैप्टर लेकर दोबारा मैं आऊँगी, और उम्मीद है तब तक आप इस कविता को अच्छे से पढ़ लोगे। घर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए।